आप सभी दर्शकों को मेरा जयपुर निवासी मैं हितेश कुमार आज यहाँ महोदय आदरणीय कमला सिंह तरकस के यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारे देश में जो आज विद्रोह हो रहा है, लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे समाज में लोगों को इस सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। आज हम इनसे कुछ सवालों के साथ अभी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला सवाल इस तरह से है कि सर, हमारे जो देश की आज़ादी थी, हम अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारे जो देश की आज़ादी थी 1947 में 15 अगस्त को मिली। तो उस समय जब पहला इलेक्शन वाला समय था वो हुआ था 1952 में, 1952 में। तो जो प्रधानमंत्री पहले बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको 1947 में ही क्यों बना दिया गया, और ये जो प्रक्रिया थी वो किस चीज़ को लेकर के होती थी, यह निर्णय कैसे लिया जा सकता था? हितेश जी, आपको पहली बात, आप यहाँ पधारे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया है। यह सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब में पूरा भारतीय इतिहास एक बार घूम जाएगा और पूरा यहाँ की समाज नीति घूम जाएगी और इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमारे देश में लंबे समय से यह देश किसी न किसी रूप में तमाम लोगों के अधीन रहा, जिसको हम कह सकते हैं गुलामी में रहा। और जब आज़ादी की लड़ाई की बात आई तो जितने लोग थे उतनी नीयत से लड़ रहे थे। उनकी सोच क्या थी कि कैसा भारत बनेगा, ये कोई साफ साफ तस्वीर सामने नहीं थी। कहीं अम्बेडकर जी की सोच अलग थी, तो कहीं गोलवलकर की सोच अलग थी, टैगोर की सोच अलग थी, गांधी की सोच अलग थी। तो तमाम लोग थे। और इसके बाद जो हमको आज़ादी, जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी मिली, मैं अभी मानता हूं कि आज़ादी की वह मुहिम जो शुरू हुई थी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के, वह आज भी 70-74 साल भले पूरा हुआ बताया जाता है, लेकिन वह आज़ादी अभी हमको हासिल नहीं हुई है। हमको जो मुकम्मल आज़ादी चाहिए वह अभी भी अधूरी है और उस मिशन पर अभी व्यापक काम करने की जरूरत है और काम करना पड़ेगा। आपने सवाल उठाया कि जो वह था, तो क्या ये निर्वाचित सरकार थी? हमारे देश में मनोनीत सरकारों का ही उस तरह का क्रम चल रहा था और इसकी नींव बहुत पहले। एक सवाल तो यह है कि क्यों आज़ादी की जंग लड़ी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जिन पर हम सबसे ज़्यादा तोहमत मढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने कोई भी पुरानी बात आजाद कहते हैं अंग्रेजों के नाते था, अंग्रेजों ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने हमें जातिवाद में बांट दिया, अंग्रेजों ने हमें लड़ा दिया, फूट डालो राज करो की बात किया। लेकिन मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं और आज बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने बहुत सारे उपकार किए हैं हमारे देश पर। और मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं अंग्रेजों का महिमा मंडन कर रहा हूं और उनका मैं कोई बहुत बड़ा तारीफ करने वाला आदमी हूं, लेकिन जो सच है उसको अपने समाज के सामने रखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने तमाम ऐसे काम किए जिससे हमारे देश के लोगों को असली आज़ादी की तरफ जाने का अवसर मिला। वो सती प्रथा हुआ, वो शिक्षा का अधिकार हुआ, वो संपत्ति का अधिकार हुआ, तमाम ऐसी कुप्रथाएं जिनके नाम पर हमको शर्म आनी चाहिए, बदबू देती थी, उन सभी कुप्रथाओं को बंद करने का काम भी अंग्रेजों ने किया। इसलिए हम उनके ऋणी हैं। और मेरा इसी चैनल पर इसके पहले एक वीडियो आ चुका है कि कैसे भला भुला सकते अंग्रेजों के उपकार को। ये हमारी पूरी एक कविता इस पर प्रसारित हुई है पीछे। तो ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, जो पूरे भारत के लोगों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। और मैं तो कहूँगा ये जग विदित हो चुका है, आज पढ़े लिखे समझदार लोग जान चुके हैं कि यह भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, कुछ लोगों की आज़ादी की लड़ाई थी। और उनका था कि हम जैसे चाहे पहले जैसे सामंती ढंग से, जातीय ढंग से, तथाकथित धार्मिक ढंग से, तथाकथित रूढ़िवादी ढंग से जो हम समाज पर कब्जा बना करके जैसे चाहते थे करते थे, फिर हमारा वो राज लौट आए। क्योंकि वास्तव में आज़ादी की जो लड़ाई कही जाती है उसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने जो अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में
वो अधिकार पारित कर दिया, वयस्क मताधिकार, तब लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि ये तो जितने लोग होंगे 18 या 21 उम्र के, तो उन सारे लोगों को बराबर वोट देने का अधिकार हो जाएगा, यानी कि सब के सब बराबर, एक मजदूरी करने वाला भी बराबर और एक मालिक भी बराबर। तो सवाल ये, कई बार मैं यह सवाल उठा चुका हूँ कि अंग्रेजों के गुलाम यहाँ के सामंत थे, यहाँ के बड़े बड़े जमींदार थे, और उनके यहाँ जो खेती और मजदूरी का काम करते थे वो तो गुलामों के गुलाम थे। उनकी आज़ादी का क्या मसला था, उनको कैसे आज़ाद किया जाएगा, इस पर कहीं कोई विचारधारा नहीं चल रही थी। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को इस बात की गहरी चिंता थी कि उनका क्या होगा। ये तो अंग्रेजों के समय में अभी पढ़ने लिखने का, नौकरी पाने का कुछ अधिकार मिला हुआ है, ये सब भी जब्त हो जाएगा और ये तो भयानक गुलामी की त्रासदी में फंस जाएंगे। तो ये हो भी रहा था कि चालाकी से लोगों ने पहले बार ही प्रधानमंत्री मनमाने ढंग से बनाया, उसमें सारे प्रतिनिधियों को मनमाने ढंग से भर दिया, तो कुछ मुट्ठी भर जाति के लोग तथा कथित ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी उसके तहत कुछ लोगों को भर दिया गया, और आज तक वो खाई जस की तस बनी हुई है। अभी भी हमारी पार्लियामेंट में और हमारी जो पूरी व्यवस्था दी गई सब में उनका इतना अधिक वर्चस्व है कि आज भी न्याय हो पाना संभव नहीं है। अंग्रेजों ने तो ये निर्णय ले लिया था, जाति विशेष का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जाति विशेष पर ही निर्णय लिया था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं है, इसलिए उनको जज बनाने से रोक लगा दी गई थी। ये हमारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इस सच को जब हम कहना शुरू करते हैं तो कोई भी कह सकता है कि आप लोगों को लड़ाने भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच को मैं कैसे छिपाऊं, कैसे झूठ बोलूं, कितनी बेईमानी करूं, मुझे सच बताना पड़ेगा। और वास्तव में इस देश में जो तंत्र लागू हुआ, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, वह लोकतंत्र है नहीं, वह एक जाति तंत्र है, वह एक तथाकथित, उसके लिए बहुत सारे शब्द हम कह सकते हैं, और सबसे सटीक शब्द है कि यह विषमतावादी और थोड़े से लोगों का वर्चस्व जमाने वाला तंत्र है, और उसको अभी भी उसके काकस को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको 6743 जातियों में बांटा गया। ये थोड़ा पहले से क्रम चला और आते आते आज भी इतना ज्यादा विभाजन कर दिया गया कि अब हम एक नहीं हो सकते, और बिना एक हुए कहीं भी न्यायिक, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो वो जो हमारी आज़ादी है वह अधूरी है, एक तरह से झूठी है, नकली है, फर्जी है, यह हम कह सकते हैं, लेकिन उसको असली बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए समतावादी व्यवस्था के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमको बराबरी पर लाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई से चिंतन करेंगे तो आरक्षण का फायदा तो वो लोग उठा रहे हैं जो तथाकथित अपने को बड़ा बता करके, ऊंचा बता करके तमाम स्थानों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उनको भी विचार करना होगा, ये नफरत खत्म करनी होगी, कहीं न कहीं प्यार पैदा करना होगा, और सबसे बड़ी बाधा इसमें ऊंच नीच, जाति वर्ण, ये व्यवस्था है। जिस दिन ये खत्म होगी, हम सभी रोटी बेटी के संबंध स्थापित कर पाएंगे, तभी भारत को हम एक और नेक बना पाएंगे, इस देश का विकास हो पाएगा, उन्नति हो पाएगी। मैं समझता हूं मैं आपके प्रश्नों को संक्षेप में और सांकेतिक रूप में उत्तर देने की कोशिश किया हूं, और अगर आप और भी बात करना चाहते हैं तो आपको मौका देना जरूरी है, इसलिए आगे आप अपना प्रश्न जारी रखें। सर, अभी आप कुछ ऐसे शब्द थे जैसे मुट्ठी भर लोग, बहुत थोड़े लोग, मैं अपने दर्शकों को यह स्पष्ट करवाना चाहूँगा, वो भी आपके मुखार बिंदुओं से, कि आखिर वो कौन लोग थे। क्योंकि आज हमारे लोग बहुत, अगर इतने समझदार होते कि लोगों के शब्दों को सुन करके वो समझ जाते कि आखिर असल में हमारे दुश्मन कौन है, तो क्या आज हम थोड़े से लोगों को आज़ादी का ये जो आंदोलन है इसको लड़ने की ज़रूरत होती? मैं समझता हूँ नहीं, वो सारे के सारे लोग खुद ही लड़ लेते। लेकिन आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। तो मैं यह स्पष्ट करवाना चाहूँगा कि सर वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो इस समाज में सत्य और तथ्य को किनारे दरकिनार करके अपनी मनगढ़ंत कई चीज़ों को, उसमें धार्मिक अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला, भूत प्रेत, दुनिया भर की ऐसी चीज़ों की एक पोटली बना करके और हमारे सिर पर जबरदस्ती लाद दिए हैं। हमको जो बताते हैं कि जो हम बताएं वही करो, क्योंकि
ये बताना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा कि कहीं न कहीं उनका भारतीयकरण नहीं हुआ। हमारे देश में तमाम बाहर से लोग आए और तमाम लोग आए इसी में विलीन हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारतीयकरण नहीं हुआ, वो अपने को ऊंचा बताना चाहते हैं। वह पुरोहितवाद कहिए, वैदिकवाद कहिए, मनुवाद कहिए, रूढ़िवाद कहिए, ब्राह्मणवाद कहिए, तमाम सारे शब्द हैं। मैं नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन इन्हीं सारे शब्दों से समाज के बीच से जो आवाज उठकर आती है वह इन्हीं शब्दों से संबोधित की जाती है और इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द वो सारे लोग अपने को संगठित करके इस पूरे समाज पर मुट्ठी भर 2-4%, अधिकतम 10%, 3 से 10% लोग इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हैं और इसके विरुद्ध ज्योतिबा फूले से लेकर के, रामास्वामी पेरियार से लेकर के और छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कबीरदास, भगत सिंह, तमाम लोगों ने लगातार इस पर काम किया है और करते आ रहे हैं कि कैसे इनके चंगुल से इस देश को बचाया जाए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद को भी तमाम अवसरों पर यह बातें कहनी पड़ी थी। तो जो भी हमारे देश के बड़े बड़े विचारक चिंतक हुए हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाखंडवाद से मुक्त हुए बिना, मानसिक गुलामी से मुक्त हुए बिना इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं है। और अभी भी हम पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल अंधे की तरह से उसमें दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और एक अनपढ़ आदमी, कोई भी ओझा सोखा ज्योतिषी इस तरह का आकर के ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि सारे लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। हमारी समाज नीति आज भी विषमता से ग्रस्त है और समतावादी चरित्र निर्माण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को फिर कुर्बानी देना होगा, पढ़ना लिखना होगा, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना होगा और गलत चीजों पर रोक लगानी होगी। और तमाम हमारे देश में ऐसे ऐसे त्योहार हैं जिनके नाम पर लोग मनौती मान के सोच लेते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इन त्योहारों को लगातार हजारों वर्षों से मानते हुए हमारे पुरखों ने कुछ भी नहीं पाया। और जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समतावादी चरित्र के विषयों को समझा, विज्ञान को समझा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी तमाम त्योहार ऐसे आएंगे कि हमारे खासतौर से जिनको शूद्र, अछूत, पिछड़ा कहा गया, उस परिवार के लोग पूरी तरह से अपना पैसा, समय सब लगा करके उसको सफल बनाने का काम करते हैं। जागरूकता की भी भीषण कमी है, उसके लिए काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मेरा ये अगला और अंतिम सवाल है कि हमारे इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, शुरुआत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, इसके काफ़ी समय बाद मुग़लों का आगमन हुआ, इसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। और अंग्रेज़ों के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेज़ भारत में आए, अपनी सत्ता कायम किए और वो वापस भी गए। इसके पहले मुग़ल आए, मुग़ल आने के बाद अपनी शासन सत्ता यहाँ पे कायम किए और मुग़ल भी वापस गए। इसके बारे में पुष्ट प्रमाण हम लोगों को दिया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आर्यों का आगमन जो हुआ था, क्या वो भी जो आर्य आए थे, क्या वो भी भारत से वापस गए थे या फिर यहीं पर हैं? देखिए, ये चर्चा, ये विषय बहस का बहुत लंबा है। हालांकि हमारे देश की बहुसंख्यक जनता इसकी असलियत को जान चुकी है, लेकिन जो थोड़े से लोग आज शासन सत्ता पर काबिज है, जिनके हाथों में तंत्र है, वह अपने किसी न किसी रूप में उस चीज को नहीं चाहते कि सार्वजनिक हो। वह अपनी बात को लाद करके, थोप करके बात करते हैं और जो भी सच कहने की कोशिश करता है उसके विरुद्ध पूरा एक जनमत और वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इस बात पर बहुत, चूंकि मैं उस विषय का उतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, फिर भी इतना एक सवाल मैं खड़ा करता हूँ कि जो लोग आर्य और द्रविड़ दोनों लोगों की संयुक्त संस्कृति, श्रमण संस्कृति और आर्य संस्कृति मिल करके उसी आर्य संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति का भी नाम दे सकते हैं, जिसको हम हिंदू धर्म आज कहते हैं, किसी ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, वास्तव में वह ब्राह्मण धर्म ही है। तो ब्राह्मण धर्म कहें, वैदिक धर्म कहें, आर्य धर्म कहें, और दूसरी तरफ श्रमण, द्रविड़ और जिनको मूल निवासी भी लोग कह रहे हैं, वह भी अपने आप में दमदार शब्द है। आदिवासी भी कहा जाता है, इसका मतलब जो पहले से यहाँ थे। तो ये एक संघर्ष जारी है। मान लीजिए कि इतने दिनों में हुआ होगा कि जो बाहर से आए वो अपनी पत्नियों और परिवारों को लेके नहीं आए, यहीं की नारियों को अपनी पत्नी बनाए, चाहे जोर जबरदस्ती से, चाहे सहमति से, जैसे भी। लेकिन खून में तो बहुत सारा घालमेल हुआ होगा। कौन किसका बेटा है, किस खानदान में किस जाति का खून है, ये कोई गारंटी से नहीं बता सकता। अगर कोई बताता है तो वो झूठ बोलता है, इसमें सच्चाई मुश्किल है मिलना। लेकिन कम से कम चरित्र से तो पता लगेगा कि कौन है जो आज भी अपने को बड़ा मानने के लिए तैयार है, दूसरे को छोटा और नीच बताने के लिए तैयार है। यह सोच सबसे गंदी है, सबसे तिरस्कृत करने योग्य है, सबसे ज्यादा
निंदा की पात्र है और इसकी निंदा होनी चाहिए। कैसे एकता बनेगी, कैसे हम एक बनेंगे? जब तक भारत एक नहीं होगा तो हम तमाम सारी ऐसी समस्याओं से जूझते रहेंगे। हमारे ऊपर जब आक्रमण होता था, सोमनाथ मंदिर लोग लूट रहे थे, तो यहाँ के कुछ लोगों ने, पुजारियों ने कहा कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, भी भगवान भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो उनका वो श्राप कहाँ चला गया? तो श्राप और आशीर्वाद और वरदान, ये सारी चीजें भ्रामक हवाई चीजों को हमें छोड़ करके अब बिल्कुल एक यथार्थवादी तर्कशील भारत बनाना होगा और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ बनाया है इस धरती पर मनुष्य ने बनाया है, और मनुष्यों ने ही कुछ मनुष्यों ने ढोंग ढकोसला की चीजें बना करके हमको भ्रमित करने का काम किया। कुछ लोगों ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस देश का निर्माण किया है। हमको ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, सच के रास्ते पर चलना है, कि झूठ के रास्ते पर जाना है। धीरे धीरे दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा है कि कौन झूठ है, कौन सच है। धन्यवाद सर।